एवरीवन, आज हम फोटोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन आपका जो अभी तक आपने फोटोकेमिस्ट्री में टॉपिक्स किए हैं, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन की है, फोटोफिजिकल रिएक्शंस की है, तो वहां उनसे थोड़ा सा अलग रहेगा। सिमिलैरिटीज भी बहुत है बट थोड़ा सा डिफरेंस भी रहेगा इसमें। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये चीज ध्यान रखना, दिस इज सेंसिटाइजेशन नॉट अ सैनिटाइजर। जो आजकल आप जिसकी अराउंड आपकी दुनिया चल रही है, ये सैनिटाइजर नहीं है, ये सेंसिटाइजेशन है। तो फोटोसेंसिटाइजेशन की हमें आज बात करनी है। फोटोसेंसिटाइजेशन एक प्रोसेस है आपका जो कि आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन से एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंट पड़ेगा। किस तरह से? देखो, फोटोकेमिकल रिएक्शन की अगर आप बात करते हो तो अभी तक हमने जो भी फोटोकेमिकल क्या, फोटोफिजिकल की भी अगर आप बात करो तो फोटोकेमिकल फोटोफिजिकल रिएक्शन जो भी आपने की थी, वहां पर आपने क्या बात की थी कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस लो, लाइट रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करो, तो वो हमारा कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता था, एक्साइटेड स्टेट में जाता था और वहां पर हमारा चेंजेस होते थे, फिजिकल चेंज हो जाता था या फिर केमिकल चेंज होता था। क्या किया था? देखो, लाइट सब्सटेंस पर लाइट रेडिएशन फॉल की, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब की, अब्सॉर्ब करने के बाद वो पार्टिकल ट्रांजिशन करके एक्साइटेड लेवल में जाता था। एक्साइटेड लेवल में जाने के बाद अब उसके पास दो चांसेस थे, या तो वो हमारा फिजिकल चेंज करता था या फिर वो हमारा केमिकल चेंज करता था। फोटोफिजिकल चेंज की भी आपने बात कर ली है, केमिकल चेंज की भी बात कर ली है, और फिजिकल चेंज को तो आपने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस की फॉर्म में। वहां पर आपने जब लॉन्स डायग्राम की हेल्प से इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। अब आपको फोटोसेंसिटाइजेशन की बात करनी है, एक नए टर्म की बात करनी है जो कि इन्हीं पर ही बेस्ड है, जो अभी तक आपने किया इन्हीं पर ही बेस्ड है, पर थोड़ा सा डिफरेंट कैसे रहेगा। देखो, आपके पास सपोज करो कोई सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस के ऊपर जब आपका पहला काम क्या होता था, सब्सटेंस के ऊपर लाइट रेडिएशन फॉल करना, तो फोटोकेमिस्ट्री में हम लाइट रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस पर अगर आप लाइट रेडिएशन फॉल करते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली हम ये चीज मान के चलते थे कि भाई लाइट रेडिएशन फॉल करने पर हमारा सब्सटेंस कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा। बट कुछ सब्सटेंसेस क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई लाइट रेडिएशन सब्सटेंस पर फॉल की जाए तब वो कोई केमिकल चेंज करने में कैपेबल नहीं होते हैं। और जहां पर जो कि हमने ये बात बोली भी थी कि जरूरी नहीं है कोई केमिकल चेंज ही होगा। अगर हमारा पार्टिकल एक्साइट होकर हायर लेवल पर चला गया है तो वहां पर हमारा जरूरी नहीं है कि कोई केमिकल चेंज होगा, वहां पर फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ इसने बात की कि हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस हमारे ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि जिस पर लाइट रेडिएशन फॉल करो तो वो हमारा केमिकल चेंज करने में कैपेबल नहीं होते। एक तो देखो, पहले ये चीज समझ लो, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। फिजिकल चेंज का मतलब तो क्या है कि वो केमिकली चेंज नहीं हो पा रहा। केमिकल चेंज का मतलब क्या है कि वो फिजिकली चेंज नहीं हो पा रहा। बट हमारा फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि फिजिकल चेंज में वो हमारा किसी तरह से भी रिएक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। अगर उस सब्सटेंस को हमने लाइट रेडिएशन की प्रेजेंस में रखा तब तो है हमारा फिजिकल चेंज। बट यहाँ पर वो बात कर रहा है कि मैं किसी सब्सटेंस पर लाइट रेडिएशन फॉल करूं तो उस टाइम पे लाइट रेडिएशन फॉल करने के बाद वो सब्सटेंस कैपेबल नहीं है केमिकल चेंज के लिए, मतलब केमिकल चेंज में कैपेबल नहीं है। बट इन केस मैं इसमें कोई और सब्सटेंस ऐड कर दूं, सब्सटेंस ऐड कर रही हूं कोई भी और सब्सटेंस, मैंने इस जो भी हमने रिएक्टेंट लिया हुआ था, इस रिएक्टेंट के साथ हमने कोई और सब्सटेंस ऐड किया और सब्सटेंस सपोज करो ये मेरा ए सब्सटेंस था जो कि हमारा एक रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम कर रहा था। इसने लाइट रेडिएशन जब इस पर फॉल की गई तब कोई केमिकल चेंज नहीं करा, बट मैंने कोई और सब्सटेंस ऐड किया, सपोज मैंने कोई बी सब्सटेंस ऐड कर दिया। इसके ऐड करने से क्या होगा कि लाइट रेडिएशन जब इस सब्सटेंस पर फॉल की जाएगी तो लाइट रेडिएशन फॉल करने पर ये हमारा सब्सटेंस अब्सॉर्ब कर लेगा लाइट रेडिएशन को, और अब्सॉर्ब करके जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की वो इसको ट्रांसफर कर देगा। ये खुद से तो मतलब लाइट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने के लिए कैपेबल नहीं था, बट मैंने बाहर से कोई और सब्सटेंस ऐड कर दिया और बाहर से कोई और सब्सटेंस ऐड करके उसको कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो मतलब अब्सॉर्ब कर लेगा, उसको कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब करा दी। अब्सॉर्ब करने के बाद ये जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की है वो ट्रांसफर कर देगा हमारे मेन रिएक्टेंट को, जो कि हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज बनने वाला है, जिसने कि जो कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जाने वाला है। तो रिएक्टिंग स्पीसीज को एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसको मिली है लाइट रेडिएशन से, वो प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पर फोटोकेमिकल
होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब केमिकली ये सब्सटेंस रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जो कि पहले रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर ये सब्सटेंस की वजह से ही मेरा केमिकल चेंज हुआ है। तो केमिकल चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो एडिंग सब्सटेंस है। तो यहाँ पर क्या काम हुआ कि हमारी सब्सटेंस को जब हमने लाइट रेडिएशन की प्रेजेंस में रखा, तब वो मेरा केमिकल चेंज करने के लिए कैपेबल नहीं था, बट बाहर से कोई और सब्सटेंस ऐड करने की वजह से ये केमिकली चेंज हो गया, और केमिकली चेंज हुआ जिसकी वजह से उसको बोला जाता है फोटोसेंसिटाइजर। इस सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा? फोटो सेंसिटाइजर। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? फोटोसेंसिटाइजेशन। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखो हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई सब्सटेंस ए था जो कि मेरी रिएक्टिंग स्पीसीज थी, रिएक्टिंग स्पीसीज विच इज ए। इस पर जब मैं लाइट रेडिएशन फॉल कर रही थी तो ये कोई केमिकल चेंज करने के लिए कैपेबल नहीं था। मैंने क्या किया, इसके साथ बाहर से कोई सब्सटेंस ऐड कर दिया, और वो मेरा एडिंग सब्सटेंस लिख रही हूं इसको, मैंने कोई सब्सटेंस ऐड कर दिया बी, और जब इस बी सब्सटेंस पर लाइट रेडिएशन फॉल की गई तो ये क्या करेगा? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा। अब्सॉर्ब करने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके पास आई है वो हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज को प्रोवाइड कर देगा वो एनर्जी। और क्योंकि ये एक रिएक्शन का पार्ट है, हमारे लिए ये बाहर की स्पीसीज है, बट जब ये एक तरह से मिक्स हो गया है रिएक्टेंट के साथ, तो ये रिएक्टेंट का पार्ट बन चुका है। तो उस टाइम पे चाहे ये अब्सॉर्ब करे चाहे ये अब्सॉर्ब करे, हमने क्या देखना है कि हमारा प्रोसेस हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पहले मेरा मेन रिएक्टेंट जो था, मेन रिएक्टेंट वो मेरा ए था, बट ए क्या कर रहा है? जब भी इसे लाइट की प्रेजेंस में रखा जा रहा है तब ये हमारा केमिकल चेंज करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो नॉट कैपेबल फॉर केमिकल चेंज, नॉट कैपेबल फॉर केमिकल चेंज। बट हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने कोई और बाहर से स्पीसीज ऐड कर दी। अब जब हमने ऐड किए, हमारे लिए वो बाहर की स्पीसीज है, बट ये इस टाइम पे जब हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंस के एनवायरनमेंट में आ गई है, तब मेरा ये एक रिएक्टेंट ही है। तो तब हमने जो बाहर से स्पीसीज ऐड की थी, इस पर जब लाइट रेडिएशन फॉल की, तो लाइट रेडिएशन फॉल करने के बाद ये सब्सटेंस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा, और अब्सॉर्ब करने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की है वो इसको ट्रांसफर कर देगा। मतलब जो हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज और मेन रिएक्टिंग स्पीसीज है उसको ट्रांसफर कर देगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो हमने एक्स्ट्रा स्पीसीज ऐड की थी इसमें, तो ये हमें हमारे खुद में कोई चेंज नहीं आने देता, ये खुद में कोई चेंज नहीं आने देता। इसने क्या किया, जस्ट लाइट रेडिएशन आई तो इसने कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएशन का कुछ अमाउंट अब्सॉर्ब कर लिया। अब्सॉर्ब करने के बाद जितना अमाउंट अब्सॉर्ब किया था वो हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज को प्रोवाइड कर दिया। इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ना ही तो ये केमिकली रिएक्ट करेगा और ना ही ये खुद से कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अपनी इस सब्सटेंस को प्रोवाइड करेगा। ये जस्ट जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने बाहर से अब्सॉर्ब की थी वही एनर्जी को इसको प्रोवाइड करके और केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करा देगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम कर गया। कैटलिस्ट का भी तो काम क्या होता है कि रिएक्शन की स्पीड को जस्ट इंक्रीज करना या रिएक्शन की स्पीड को चेंज करना, रिएक्शन की स्पीड को चेंज करके वो खुद में कोई चेंज नहीं आने देता। तो कैटलिस्ट हमारा वही होता है। तो सेम काम यहाँ पर हमारा कौन कर गया, फोटोसेंसिटाइजर कर गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस सब्सटेंस को जो बाहर से ऐड किया गया है वो हमारा फोटोसेंसिटाइजर और ये पूरा प्रोसेस, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है वो आपका फोटोसेंसिटाइजेशन हमारा रिएक्टिंग जो भी सब्सटेंस है उसका पार्ट नहीं होता। एक बाहर से ऐड की गई स्पीसीज है जो कि एज इट इज हमारे इससे रिएक्शन से बाहर निकल जाएगी। जिस तरह से हमारा कैटलिस्ट भी यही काम करता है कि रिएक्शन में टेक पार्ट तो करता है बट वो रिएक्शन का पार्ट नहीं होता। सेम चीज आपका फोटोसेंसिटाइजर
फोटोसेंसिटाइजर जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट तो करेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन कराने में हेल्प तो करेगा, बट उसमें खुद में कोई चेंज नहीं आएगा, वो खुद में कोई बिना चेंज लाए वो रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा और हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ हमें ले जाता है। तो यही सेम काम हमारा किसका हुआ, फोटोसेंसिटाइजर का। अब आपकी फोटोसेंसिटाइजर या फोटोसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस जो है वो तो इतना ही है, इसके बाद इसको हमने एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के बेसिस पे। तो एग्जाम्पल के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करेंगे अब इसके 1 बाय 1। तो एग्जाम्पल्स के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर हमें डिसोसिएट करना है तो वो डायरेक्टली डिसोसिएट नहीं होता है, उसके लिए हमें किसी फोटोसेंसिटाइजर की हेल्प लेनी होती है। तो वो हमारा फोटोसेंसिटाइजर होगा कौन, तो पहले हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं 1 बाय 1। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस होगी जस्ट उसकी इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी। इसका मतलब मेरा मरकरी यहाँ जस्ट अपनी प्रेजेंस रखेगा, ये रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, बट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमारा डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी पड़ती है, मरकरी की प्रेजेंस में। तो मरकरी मेरा यहाँ पर फोटोसेंसिटाइजर का काम करेगा। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को किसी लाइट रेडिएशन की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में लेके जाते हैं तो वो हमारा केमिकली एक्टिव नहीं होता है। केमिकली एक्टिव मतलब वो वहां पर डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लाइट रेडिएशन की प्रेजेंस में लेके जाती हूँ तो वहां पर डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं होता। बट अगर मैं इसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मरकरी की प्रेजेंस में या मरकरी वेपर्स के साथ मिक्स कर दूं हाइड्रोजन गैस को, अगर मैं मरकरी वेपर्स के साथ मिक्स कर देती हूं तो उसके बाद फिर मैं इसको यूवी लाइट की प्रेजेंस में लेके जाऊं, इसको फिर मैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में अगर मैं लेके जाती हूं तो फिर इसमें केमिकल चेंज आ जाता है। केमिकल चेंज करने के लिए कैपेबल हो जाता है और डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाता है। डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पॉसिबल होगा। तो क्या कहा हमने, दोबारा सुनो, हम अगर सिंपल हाइड्रोजन को लाइट की प्रेजेंस में लेके जाएं, लाइट की प्रेजेंस में लेके जाएं तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता। क्या कहा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को सिंपली अगर हम लाइट की प्रेजेंस में, लाइट यूवी लाइट की प्रेजेंस में अगर मैं लेके जाऊं तब मेरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता, ये लाइट रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं करता और अब्सॉर्ब किए बिना डिसोसिएशन नहीं होगा। तो ये लाइट रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं करता और यहाँ डिसोसिएशन के प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा। बट जैसे ही मैं हाइड्रोजन को मरकरी वेपर्स के साथ मिक्स कर दूं, हाइड्रोजन गैस को मरकरी वेपर्स के साथ मिक्स कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसको यूवी लाइट की प्रेजेंस में अगर लेके जाऊं तब यहाँ पर केमिकल चेंज आने के लिए ये कैपेबल हो जाता है, लाइट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा और लाइट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने के बाद ये डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कर देगा। और मतलब डिसोसिएशन का रीजन कौन बना है यहाँ पर, ये मरकरी रीजन बना है, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो हमारा डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं करा पा रहा था, तो हाइड्रोजन ये मरकरी की वजह से डिसोसिएशन हुआ है। तो यहाँ पर मरकरी हमारा क्या बना, एक फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर इसने ओवरऑल फोटोसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया। तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन एटम जो है हमें मिल जाते हैं, मतलब इनका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो जाता है। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में क्या होगा, हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे डायरेक्ट लाइट प्रोवाइड कर रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, बट हम पहले मरकरी को लाइट की प्रेजेंस में लेके जाएं और लाइट की प्रेजेंस में जैसे ही मरकरी को लेके जाओगे तो मरकरी हमारा एक्टिवेटेड स्टेट में चला जाएगा, मरकरी एक्टिवेटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्टिवेटेड स्टेट में कब जाता है कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पार्टिकल, कब हमारा एक्टिवेटेड स्टेट में जाता है, जब लाइट रेडिएशन फॉल की जाती है सब्सटेंस पर और लाइट रेडिएशन अब्सॉर्ब की, उसने कुछ इंटेंसिटी जो है अब्सॉर्ब की,
स्टेट में चला गया, तो यहाँ से मरकरी अगर मेरा एक्टिवेटेड स्टेट में चला गया, ये अब एक स्टेबल स्पीसीज नहीं है, नॉट अ स्टेबल स्पीसीज, नॉट अ स्टेबल स्पीसीज। तो अभी खुद को स्टेबल करना चाहेगी, और स्टेबल अगर ये करना चाह रही है तो यहाँ पर मरकरी किसके कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस और मरकरी वेपर्स को मिक्स किया था, मरकरी वेपर्स को मिक्स किया, और मरकरी वेपर पर जब मैंने लाइट रेडिएशन फॉल की तो वो हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया है दैट मींस ये स्टेबल स्पीसीज नहीं है, और अगर ये स्टेबल स्पीसीज नहीं है तो अब इसके एनवायरनमेंट में और कौन है, इसके कांटेक्ट में और कौन है, हाइड्रोजन गैस। जब ये हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में जाएगा तो जो इसके पास एक्टिवेटेड स्टेट में जाने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इसको ट्रांसफर करेगी, और ट्रांसफर करने के बाद यहाँ से डिसोसिएटेड हाइड्रोजन एटम हमें प्रोवाइड करेगा, और साथ में मिलेगा हमें मरकरी। तो ये हुआ हमारा प्रोसेस डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमारा कौन सा प्रोसेस है, फोटोसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस है, और फोटोसेंसिटाइजेशन के प्रोसेस में मरकरी मेरा यहाँ पर एज अ फोटोसेंसिटाइजर बिहेव कर रहा है, और हमारा ओवरऑल ये प्रोसेस हो गया, मतलब यहाँ से हमें डिसोसिएटेड हाइड्रोजन एटम मिल गए। अब जो आपके हाइड्रोजन एटम है आपका मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वैसे तो हाइड्रोजन, बट ये जो हाइड्रोजन एटम है ये हमारे बहुत सारे रिडक्शन प्रोसेस कराने में हमारी हेल्प करता है। जो आपको हाइड्रोजन एटम मिले ना, ये दो हाइड्रोजन एटम मिले H2 प्लस मरकरी एक्साइटेड स्टेट से, ये यहाँ पर जो मेरे हाइड्रोजन एटम मिले हैं हमारे हेल्पफुल है रिड्यूस करने में किनको, मेटेलिक ऑक्साइड्स को, नाइट्रस ऑक्साइड्स को और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो क्या कहा, जो यहां से मरकरी एक्टिवेटेड स्टेट था वो एक्टिवेटेड स्टेट में मरकरी हमारा हाइड्रोजन के पास जाता है, और अपने जो मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने अब्सॉर्ब की है वो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा, वो डिसोसिएटेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिसोसिएटेड हाइड्रोजन एटम जो आपको मिला है वो हाइड्रोजन एटम अब बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट बन चुका है, क्यों बन चुका है रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि आपका हाइड्रोजन हमारा मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म। और अगर ये डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये खुद में चेंज लाना चाहेगा, और खुद में चेंज लाने के टाइम मतलब खुद में चेंज लाने के चक्कर में ये और बाकी के जो कंपाउंड्स हैं हमारे उनको रिड्यूस करता चलेगा। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, रिड्यूस करेगा किसको, मेटलिक ऑक्साइड्स को, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को और कार्बन मोनोऑक्साइड्स को, ये रिड्यूस कर सकता है। उसके अलावा अगर हम मरकरी फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन मतलब फोटोसेंसिटाइजर की बात करें या फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन बाय मरकरी की अगर हम बात करते हैं तो मरकरी हमारा फोटोसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस कर सकता है, डिसोसिएशन ऑफ PH3 NH3, पहले NH3 PH3 ASH3, इनको अगर हमें डिसोसिएट कराना है तब भी हमारा मरकरी ही एक फोटोसेंसिटाइजर का काम करेगा। तो इनके लिए भी हमारे अगर हम ये बात करें हमें ये कहा जाए कि इनको डिसोसिएट कराना है तो ये डायरेक्ट लाइट की प्रेजेंस में जाने से डिसोसिएशन रिएक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। ये इनके पास जब मरकरी एज ए फोटोसेंसिटाइजर प्रोवाइड किया जाएगा उसके बाद ही ये डिसोसिएशन को फॉलो करते हैं। उसके अलावा अगर हम कुछ और बेसिक एग्जांपल्स की बात करें, बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका नेक्स्ट, जो कि हमारा मरकरी ही एक एज अ फोटोसेंसिटाइजर उसमें काम करेगा। तो आपका एग्जांपल होगा अगर मेरे हाइड्रोजन गैस को कंबाइन किया जाए, नेक्स्ट एग्जांपल ही लगा के चलो, हाइड्रोजन गैस combined with
कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हमारी जो प्रोसेस होगा, मतलब अगर मेरा H2 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तब भी मेरा मरकरी इसमें एज अ फोटोसेंसिटाइजर यूज होगा, एज अ फोटोसेंसिटाइजर। मरकरी ही यहाँ पर भी हमारा एज अ फोटोसेंसिटाइजर यूज होगा। और इसमें फॉर्म क्या होगा आपका, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्लाइकोल, ये दोनों चीजें बनेगी हमारी। अगर मेरा हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है, तब मेरा मरकरी एज अ फोटोसेंसिटाइजर काम करेगा। और वहां पर हमें इन दोनों को कंबाइन करने से, और मरकरी ने जब अपना प्रोसेस कर दिया, फोटोसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस कर दिया, उसके बाद हमें फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लाइकोल मिलेंगे। अब ये हमें प्रोसेस देखना है ओवरऑल होता कैसे है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, सबसे पहले हमारा एक्टिवेशन का प्रोसेस होगा। और एक्टिवेशन कहां से होगी, मरकरी से, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन कर रहे हैं, दैट मींस ये खुद से तो रिएक्शन हो नहीं सकती, कोई बाहर से सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा, और जो कि हमारा एक्टिवेटेड स्टेट में जाके फिर आगे की रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। और अगर हम मरकरी को एज अ फोटोसेंसिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें मरकरी को लाइट की प्रेजेंस में लेके जाना है। और मरकरी लाइट की प्रेजेंस में जब जाएगा तो वो एक्टिवेटेड स्टेट में चला जाएगा, और यहां से हमारा एक्टिवेशन का प्रोसेस हो गया। दिस इज प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन। नेक्स्ट, अभी एक्टिवेटेड मरकरी है, इसके इन्वायरमेंट में कौन कौन आ सकता है, H2 भी आ सकता है और CO भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हमने अभी करी है रिएक्शन एक कि हाइड्रोजन को डिसोसिएट करने के लिए कैपेबल है मरकरी, तो अगर ये हाइड्रोजन को डिसोसिएट कर सकता है, तो ये मरकरी जो एक्टिवेटेड स्टेट में है, वो हाइड्रोजन गैस के कॉन्टेक्ट में जब जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट में जब जाएगा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट में जाते ही उसको डिसोसिएट कर देगा, और 2H प्लस Hg हमें मरकरी मिल जाएगा साथ में। मरकरी को तो क्योंकि एज अ फोटोसेंसिटाइजर बिहेव करना था, और वो जैसा आया था वैसे का वैसा बाहर जाने वाला है, तो इसने एक्टिवेशन कर दिया, और यहां से हो गया आपका डिसोसिएशन। कौन सा प्रोसेस हुआ, डिसोसिएशन का। उसके बाद अब बात आती है कि ये डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल जो है हमारा, डिसोसिएटेड जो एटम है, ये एटम अब एक्स मतलब हमारा एक स्टेबल स्पीसीज है नहीं, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है, और ये अगर स्टेबल नहीं है तो ये किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करेगा और खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से ये अब किसकी प्रेजेंस में जाएगा, अगर जो हाइड्रोजन हमें मिले हैं वो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में जाता है, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, HCO, which is also not a stable species, ये भी हमारा स्टेबल स्पीसीज नहीं है। और इसके बाद अगर ये भी हमारा स्टेबल स्पीसीज नहीं है, तो अब अपने पास ऑप्शंस देखो आप कहीं पर कोई भी रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन कराने के टाइम पे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। आप वाटर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, H2O से, H2O से रिप्रेजेंट करते हो। आपके एक गिलास पानी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्या एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2 3 4, हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि 2 3 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वहां पर प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ H2 गैस को मैं कंबाइन कर रही हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो उस टाइम पे वहां पर उनके भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये तो कंबाइन खुद से तो हो नहीं रहे थे, हमें ये रिएक्शन करानी पड़ी मरकरी की प्रेजेंस में। मरकरी की प्रेजेंस में कराई तो हमारा फर्स्ट स्टेप वही रहेगा कि भाई वो हमारा एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, और एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट होके अब वो रिएक्टिंग स्पीसीज के कांटेक्ट में जाए। और रिएक्टिंग स्पीसीज के कांटेक्ट में हमने देखा, अभी रिएक्शन देखी थी कि अगर ये हाइड्रोजन की कांटेक्ट में जाएगा तो ये इसको डिसोसिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर ये डिसोसिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है तो ये इसको हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर देगा, और साथ में मरकरी हमारा एज इट इज निकल जाएगा। उसके बाद अब जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम आ चुका है, हाइड्रोजन एटम एक हमारा स्टेबल स्पीसीज नहीं है, ये एक बहुत हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है, और अगर ये अनस्टेबल है तो ये हमारा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा, और
स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा तो हमारा हाइड्रोजन किसी कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा HCO। HCO भी स्टेबल नहीं है। अब HCO भी अगर स्टेबल नहीं है तो ये फर्दर अब हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, और ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका कांटेक्ट में आया होगा एक्टिवेटेड मरकरी के। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ गए होंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमें मिल चुके होंगे बहुत सारे। इसी तरह से वो सभी हाइड्रोजन किसी ना किसी तरह से हमारे CO के कांटेक्ट में जाएंगे और CO के कांटेक्ट में जाके ये नंबर ऑफ HCO मॉलिक्यूल्स बना चुके होंगे। और अगर नंबर ऑफ HCO मॉलिक्यूल्स बना चुके होंगे तो अब उसके पास ऑप्शन क्या क्या है रिएक्टेंट में, क्या क्या उसके पास इसके अलावा और है। मरकरी तो है नहीं, क्योंकि मरकरी ने तो एक बार काम शुरू कराना था, उसके बाद उसकी कोई प्रोसेस नहीं है, वो जस्ट इनिशिएशन कराने आया था। इनिशिएशन के अलावा ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, तो ये तो इसको मिलेगा नहीं। अगर मरकरी नहीं मिलेगा तो इसका मतलब अब उसके पास उसके कांटेक्ट में कौन कौन आ सकते हैं HCO के, या तो H2 आएगा या CO आएगा या फिर H आएगा। ये तीन ही चीजें आएंगी ना। हमारे रिएक्टेंट्स में H2 था और CO था, तो H2 के मॉलिक्यूल और CO के मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली उसे मिलेंगे। साथ में नया बना था H, तो वो भी उसे मिलेगा। साथ में कुछ और नंबर ऑफ HCO मॉलिक्यूल्स बन चुके होंगे तो वो भी उसके कांटेक्ट में आएंगे। तो इसके कांटेक्ट में कौन कौन आ सकता है? H2 आ सकता है। H2 तो खैर H में डिसोसिएट हो जाएगा, तो हम यहाँ H ही लेके चल रहे हैं। H2 डिसोसिएट हो जाएगा H में, और H में डिसोसिएट होने के बाद यहाँ पर इसके कांटेक्ट में H आ सकता है, CO आ सकता है क्योंकि CO डिसोसिएट नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये खुद दूसरे HCO के कांटेक्ट में भी आ सकता है। ध्यान से सुनना, HCO बना हुआ जो मॉलिक्यूल हमारे पास आया, उस मॉलिक्यूल में हालांकि ये भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता HCO, बट अगर फॉर्म हुआ है वहां पर बीच में कहीं पे एक अनस्टेबल स्पीसीज बनी है, वो अनस्टेबल स्पीसीज जैसे हाइड्रोजन अपना कुछ नया बनाना चाह रही है ना कि भाई मैं किसी तरह से स्टेबल हो जाऊं, इसी तरह से हमारा HCO है जो ये भी कुछ नया बनाना चाह रहा है कि भाई कोई भी कंबाइन कर जाओ मेरे साथ और मैं कुछ स्टेबल बना लूं। तो यहाँ पर HCO भी हमारा एक अनस्टेबल स्पीसीज है, तो ये या तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने चाहेगा, या CO के साथ रिएक्ट करना चाहेगा, या HCO के साथ रिएक्ट करना चाहेगा। तो इसका मतलब जितने HCO बनेंगे वो हाइड्रोजन के साथ, कोई CO के साथ, कोई HCO के साथ कंबाइन कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और किसी दूसरे HCO मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा। ये CO के साथ कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि ये फर्दर फिर से एक अनस्टेबल स्पीसीज बना लेगा। यहाँ अनस्टेबल था हाइड्रोजन, CO के साथ मिला, एक HCO बना दिया, वो भी अनस्टेबल बना, फिर CO के साथ मिल जाए, जो भी बनाएगा वो भी अनस्टेबल बन जाए। ये हमारा एक स्टेबल स्पीसीज नहीं बनाता है, और बट ये इसके साथ मिलके स्टेबल स्पीसीज बनाएंगे, ये इसके साथ मिलके स्टेबल स्पीसीज बनाएंगे, और स्टेबल स्पीसीज बनाने के बाद यहाँ से हमें स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो इसमें क्यों माथा मारेगा अपना, तो इसमें तो अपनी सिर खपाई करनी ही नहीं उसने। तो यहाँ से ये हमारे वैसे तो साइंटिफिक रीजंस होते हैं आपके, बट यहाँ एक्सप्लेन करने की आपको इतनी जरूरत ही नहीं है, बस ये बता दो कि भाई ये स्टेबल स्पीसीज हमारी फॉर्म नहीं कर रहा, ये ऑर्गेनिक के कंसेप्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन और HCO के साथ कंबाइन करेगा ये जस्ट। तो पहली हमारी रिएक्शन ये रही, दूसरी ये, तीसरा ये, चौथा प्रोसेस अब क्या होगा, या तो ये हाइड्रोजन के कॉन्टेक्ट में आएगा, और अगर ये हाइड्रोजन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो हमारा फॉर्म करता है HCHO, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप इसका क्या रहेगा, एक HCO किसी दूसरे HCO के कांटेक्ट में भी आ सकता है, और अगर दूसरे कांटेक्ट में मतलब दूसरे HCO के कांटेक्ट में आ रहा है तो यहां से बनने के चांस, हाँ साथ में भाई साइड प्रोडक्ट भी बनेगा, HCHO प्लस H किसी दूसरे अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आया, और यहां से HCO और HCO ये दोनों भी कंबाइन कर सकते हैं, और यहां से बनेगा HCHO प्लस CO। ये भी हमारे साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा, ये भी हमारा साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा। तो CO तो ऑलरेडी हमारे पास था, CO कुछ और नए भी फॉर्म होने लगे हैं। H जो एक अनस्टेबल स्पीसीज की फॉर्म में था, ये अनस्टेबल स्पीसीज की फॉर्म में भी है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक और पॉसिबल है, वो क्या है, सिक्स्थ रिएक्शन जो मैं ऊपर लिख रही हूँ,
इसके अलावा एक HCO मॉलिक्यूल किसी दूसरे HCO मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जब आएगा तो वो यहाँ से HOCCHO ये भी फॉर्म कर सकता है, मतलब CHO भी फॉर्म कर सकता है। और ये आपका क्या है, ग्लायोक्सिल भी फॉर्म कर सकता है आपका। तो ये तो हुआ हमारा मरकरी जब हमारा एज अ फोटोसेंसिटाइजर बिहेव कर रहा है तब तो हमारी रिएक्शंस आएंगी। ये मतलब ये इस टाइप के रिएक्शंस पॉसिबल है। आपको बेसिकली समझना तो यही था कि जो हमारा मरकरी है वो एक्टिवेटेड स्टेट में जाएगा लाइट की प्रेजेंस में और बाकी की रिएक्शन को इनिशिएट करने में हेल्प कर देता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं होके दे रहा था, इसने क्या किया, इसको डिसोसिएट करा दिया और डिसोसिएट करते ही हमारे आगे की रिएक्शंस जो है वो मतलब प्रोसीड करने लग गई और उसके बाद हमारे साइड प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट्स मिलने लग गए हमें। तो प्रोडक्ट्स मिलते चले गए, हमारा काम हो गया। तो यहाँ से हमने एग्जांपल देखा जब मरकरी एज अ फोटोसेंसिटाइजर बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल रहेगा मरकरी के लिए। हाँ, इसके अलावा हमारे कुछ और एग्जांपल्स भी होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स की फॉर्म में अगर हम बात करें, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में जाए अगर, नहीं हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ या रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और यहां पर ये फॉर्म कर सकता है H2O और H2O2 वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां से हमारे ये प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। सेम प्रोसेस वही रहेगा, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट आपका मरकरी, वही सेम स्टेप, एक्टिवेटेड स्टेट में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ये एक्टिवेटेड स्टेट में जाने के बाद हाइड्रोजन को डिसोसिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो 2H प्लस Hg। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारे H बने हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाएंगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाने के बाद यहाँ HO2 बना लेंगे। HO2 नॉट H2O, HO2 बना। अब ये HO2 के पास फिर से फर्दर ऑप्शंस हैं कि ये किसकी प्रेजेंस में जा सकता है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में भी जा सकता है और आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में भी जा सकता है और हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस में भी जा सकता है। तो जब ये हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस में जाएगा तो यहाँ फॉर्म करेगा H2O2। फिर इसके बाद ये HO2 किसी दूसरे HO2 की प्रेजेंस में भी जा सकता है, यहां पर ये फॉर्म करेगा H2O2। तो यहां से एक सेकेंड, फोर्थ फिफ्थ किसी दूसरे मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में कर लो, क्योंकि ये जैसे ही हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में जाएगा ना तो एटम की फॉर्म में जाते ही किसी ना किसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाता है, तो यहाँ से ये HO2 फॉर्म करेगा। पर ये HO2 जो नया फॉर्म हुआ है ये हमारा हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आएगा, तो H2O2 प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन एटम फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, जो कि फिर से इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा और नए HO2 बनाने लग जाएगा। और नए HO2 जो बन रहे हैं अगर वो हमारा HO2 किसी दूसरे HO2 की प्रेजेंस में जाएगा तो यहाँ पर ये फॉर्म करेगा H2O2 प्लस O2, ये फॉर्म होंगे। तो हमारी 5 रिएक्शंस इसमें पॉसिबल है। तो यहाँ से अब जो हमारा H2O2 बना मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड बना, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये जो है हमारा डिसोसिएट होकर H2O में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट मोस्टली क्या होता है हमारा H2O2 का प्रोडक्ट ही डोमिनेट करता है यहाँ पर। तो यहाँ अगर ये H2O2 डोमिनेट
डोमिनेट करेगा तो मोस्टली केसेस में हमें मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो H2O2 का भी मतलब H2O2 का मिलेगा, बट हमारा कुछ परसेंटेज H2O में भी मिल सकती है, वहां पर जब ये हमारा मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। बट मेनली आपकी ये 5 रिएक्शंस रहेंगी। तो इन 5 रिएक्शंस में फर्स्ट आपका इनिशिएशन का मतलब एक्टिवेशन का स्टेप, नेक्स्ट इज डिसोसिएशन का स्टेप, उसके बाद जो डिसोसिएटेड एटम है हमारा हाइड्रोजन का वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाएगा, HO2 फॉर्म करेगा, और यहाँ से HO2 जो हमारी एक अनस्टेबल स्पीसीज है, फिर फर्दर हमें ये देखना है कि उसके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे कि वो किसके किसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो उसके पास रिएक्ट करने के लिए ऑप्शंस में था जो HO2 है ना, उसके पास रिएक्ट करने के लिए ऑप्शन में थे या तो वो H2 की प्रेजेंस में चला जाए, या वो O2 की प्रेजेंस में चला जाए, या वो किसी और HO2 की प्रेजेंस में चला जाए, क्योंकि जितने भी H फॉर्म होने वाले हैं वो तो हमारा ये वाला प्रोसेस करके HO2 फॉर्म करेंगे हमारे लिए। तो HO2 फॉर्म होने के बाद का प्रोसेस की अगर हम बात करें तो H2 की प्रेजेंस में अगर ये जाता है मॉलिक्यूल तो उस टाइम पे H2O2 बनाएगा। मतलब ये एक जो हमारी अनस्टेबल स्पीसीज है वो जब हमारी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में जाएगी तो वो H2O2 फॉर्म करेगी और साथ में आपका हाइड्रोजन एटम फॉर्म होगा साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में। साथ में ये HO2 हमारा इस HO2 के कांटेक्ट में भी जा सकता है, सेकेंड रिएक्शन ये लिख रही हूँ, तो ये HO2 की प्रेजेंस में भी जा सकता है, तो H2O2 प्लस O2 फॉर्म होगा। बट ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही ये फिर से हमारी एक स्टेबल स्पीसीज नहीं बना रहा है, और स्टेबल स्पीसीज नहीं बना रहा है तो ये रिएक्ट करने को प्रेफर करेगा ही नहीं, ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो सिर्फ हाइड्रोजन के कॉन्टेक्ट में या HO2 के कॉन्टेक्ट में अगर ये जाता है तो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, और दोनों ही केस में क्या बनेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बनेंगे, H2O2, यहाँ पर भी H2O2, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेंगे। अब जो हमारे H2O2 फॉर्म हुए हैं वो आगे जाके डिसोसिएट हो सकते हैं, और डिसोसिएट होने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, H2O। तो इसका मतलब जब हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पर हमारे दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, H2O2 और H2O, बट कब, इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी फोटोसेंसिटाइजर, इसकी प्रेजेंस में ही हमारी ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखना है अब, ये तो सिर्फ हमारे एग्जांपल्स हुए जब मर्करी हमारा एज अ फोटोसेंसिटाइजर बिहेव कर रहा है, इसके अलावा भी हमारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होगा decomposition of diazomethane। तो डिकम्पोजिशन ऑफ डायजोमीथेन में फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन अगर हो रही है तो वो किसकी प्रेजेंस में होगी, इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोफिनोल, इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोफिनोल। तो हमारी डिकम्पोजिशन ऑफ ये डायजोमीथेन जो है ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होगा, इसके डिकम्पोजिशन के लिए भी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, बेंजोफिनोन की। और बेंजोफिनोन क्या करेगा, पहले बेंजोफिनोन को हम लाइट की प्रेजेंस में लेके जाएंगे, वही सेम प्रोसेस चलेगा, लाइट की प्रेजेंस में लेके जाएंगे, और लाइट की प्रेजेंस में लेके जाने के बाद ये हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा बेंजोफिनोन। फिर उसके बाद जो एक्साइटेड बेंजोफिनोन है, एक्साइटेड एक्टिवेटेड स्टेट में जो हमारा बेंजोफिनोन है वो किसके प्रेजेंस में जाएगा, डायजोमीथेन की प्रेजेंस में। डायजोमीथेन का मतलब CH2N2 की आप बात कर रहे हो, तो CH2N2 की प्रेजेंस में जब ये जाएगा ये एक्टिवेटेड बेंजोफिनोन, तो यहां से ये इसको एक्टिवेट कर देगा। ये क्या करेगा, पहले खुद को एक्टिवेट करेगा लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में खुद को एक्टिवेट करने के बाद अब ये पहले जो है हमारा डायजोमीथेन में अगर हम डायरेक्ट लाइट प्रोसेस मतलब लाइट प्रोवाइड कर रहे थे तो प्रोवाइड करने के बाद डायरेक्ट प्रोवाइडिंग पर ये एक्टिवेट नहीं हो रहा था, बट जब ये बेंजोफिनोन की प्रेजेंस में जाता है, एक एक्टिवेटेड बेंजोफिनोन की प्रेजेंस में जाएगा, तब ये इसको एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट कर देगा और ये CH2N2 स्टार की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस ये एक्टिवेटेड स्टेट में गया। एक्टिवेटेड स्टेट में जाने के बाद CH2N2 एक्टिवेटेड स्टेट ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेटेड स्टेट में जाने के बाद हमारी स्पीसीज क्या हो जाती है, अनस्टेबल, और यहां से हमें प्रोवाइड करेगा CH2 प्लस N2
यहां से हमें मिल गए डिकम्पोज्ड जो है हमारे डायजोमिथेन के, तो यहां से हमें CH2 मिला, साथ में N2 मिला, दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो इसके लिए हमारा इतना ही रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल भी हमारा एक फोटोसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस है। तो फोर्थ एग्जांपल रहेगा फोटोसिंथेसिस ऑफ carbohydrates in plants। तो क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? डेली हमारे जो ट्रीज है उनमें हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डेली मतलब एग्जिस्ट करता है, वहां पर डेली ही होता है। तो वहां पर किस तरह से हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसमें हमने फोटोसेंसिटाइजेशन की भी बात करनी है। तो क्या होता है, जो आपके एनवायरनमेंट में CO2 और एयर प्रेजेंट है, एयर और CO2 प्रेजेंट है एयर में। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर ले कि हमारा ये दोनों अगर हमारे एयर में प्रेजेंट है, तो इनमें ये मतलब CO2 और वाटर जब हमारे सनलाइट की प्रेजेंस में आते हैं, CO2 जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारी एयर में प्रेजेंट है, वो जब हमारे सनलाइट की प्रेजेंस में आते हैं तब ये कोई भी लाइट रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं करते, और लाइट रेडिएशन को अगर अब्सॉर्ब नहीं करेंगे तो ये आगे प्रोसेस को प्रोसीड नहीं करेंगे। बट क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे प्रेजेंट है इसमें एनवायरनमेंट में या एयर में, तो वो पार्टिकल्स जब सनलाइट के प्रेजेंस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तब ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। बट जो प्लांट्स के पास जो ग्रीन कलर है, जो प्लांट्स का ग्रीन कलर है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो, वो हमारा एक फोटोसेंसिटाइजर का काम करेगा। क्या करेगा, वो पहले अपनी लाइट रेडिएशन जब इस पर फॉल होगी तो ये हमारा एक्टिवेटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्टिवेटेड स्टेट में जाने के बाद ये जो एक्टिवेटेड पार्टिकल है इसके, वो इनको एक्टिवेट कर देंगे और हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेंगे और साथ में हमें ऑक्सीजन देंगे। तो दोबारा सुनो, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उनको हमारे सनलाइट की प्रेजेंस में आने से, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं जाते हैं या हमें कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करके देते हैं। बट जब क्या होगा, सनलाइट जब हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट ग्रीन कलर का जो वहां पर स्पीसीज प्रेजेंट है वो है क्लोरोफिल, उसमें मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो क्लोरोफिल की कांटेक्ट में जब लाइट रेडिएशन आएगी तो ये उसको एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर क्लोरोफिल एक फोटोसेंसिटाइजर का काम करेगा। फोटोसेंसिटाइजर का काम क्या होता है, इनको एक्टिवेट कर देना और एक्टिवेट करके हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन देना। प्रोडक्ट में हमें मिलने वाला है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसेंसिटाइज करके तब हमें मिलेगा, और साथ में हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, यहाँ से C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये आपका क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमें यहां से मिलेंगे और साथ में आपका ऑक्सीजन गैस इसमें मिलेगी। और यही आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है। कार्बोहाइड्रेट्स का एक टाइप हमारा क्या है, ग्लूकोज। तो ये हमें मिला किस तरह से, जब क्लोरोफिल ने एक फोटोसेंसिटाइजर का काम किया, तब जाके हमारी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाई, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। मतलब सिर्फ CO2 और वाटर की प्रेजेंस से ही हमारे ये जो हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिल रहे हैं वो सिर्फ इसकी प्रेजेंस की वजह से नहीं, मेनली हमारे क्लोरोफिल की प्रेजेंस से, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट जो इसके प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है उसकी वजह से हमें मिल रहा है, अदरवाइज हमारी ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं थी। तो अब इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, वो मरकरी का ही है हमारा, मतलब मरकरी की हेल्प से फोटोसेंसिटाइजेशन है। उसके बाद हम अपने टॉपिक को ओवरकम करेंगे। लास्ट एग्जांपल आपका डिसोसिएशन
ऑफ इथाइलिन, डिसोसिएशन ऑफ इथाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी, इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी। क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, पहले मर्करी लाइट की प्रेजेंस में जाएगा और यहां से वो एक्टिवेटेड स्टेट में कन्वर्ट होगा। ये आपका इथाइलिन क्या होता है, C2H4। तो फर्स्ट प्रोसेस तो यही रहेगा। फिर उसके बाद एक्टिवेटेड मर्करी हमारा किसके कांटेक्ट में जाएगा, इथाइलिन मॉलिक्यूल के। तो इथाइलिन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जब जाएगा C2H4, यहां से हमें एक्टिवेटेड फॉर्म में मिलेगा C2H4 और मर्करी मेरा एज इट इज बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में एक्टिवेटेड, हमारा एक्टिवेटेड इथाइलिन जो है वो यहां से डिसोसिएट हो जाएगा, किस फॉर्म में, CH2 की फॉर्म में, और यहां से इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी। तो यहां से आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसके बाद का टॉपिक, एक टॉपिक और करेंगे हम फोटो इनहिबिशन का। कराने को तो मैं इसी लेक्चर में भी करा दूं, बट काफी लेंथी हो जाएगा। बट इसके लिए आपको फोटोसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस सबसे पहले पता होना चाहिए। और एक चीज और, आपसे एग्जाम में ना वो 2-3 एग्जांपल्स ही पूछेगा, तो आपको ये 5 एग्जांपल्स कर लेने हैं। इसमें से जो भी आपको 3 इजी लग रहे हैं उनको चूज करो और सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेना। अदरवाइज इतना ज्यादा लेंथी वो आपसे पेपर में पूछेगा ही नहीं कि 5 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ 5 इसलिए कराए हैं ताकि आप इनमें से कोई चूज करके कोई 3 कर लेना, वो भी सफिशिएंट है। तो आज का टॉपिक आपका हुआ कंप्लीट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए।